हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने डिवाइड करके रखा है तीन पार्ट्स में। द सेकेंड पार्ट विल बी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इन सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स थियरी लेक्चर्स एंड द थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी ऑन कैपेसिटर्स। सो ये टोटल 3 वीडियोस मिला के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश होगा। लेट्स बिगिन। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज, लेट अस से देयर इज अ चार्ज q1 एंड देन देयर इज अ चार्ज q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा उसका फॉर्मूला है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर जो k है इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ ये एक्चुअली वैक्यूम रहता है। आई एम करंटली अज्यूमिंग दैट देयर इज नो मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। अब परमिटिविटी और एयर का आई मीन वैक्यूम एंड एयर का परमिटिविटी इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। सो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और यू कैन इवन कॉल इट एयर बिकॉज एयर एंड वैक्यूम का परमिटिविटी इज मोर और लेस द सेम ओनली। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है इट विल ओके, के का जो वैल्यू है इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और यूनिट तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। सो के का जो यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर वो नीचे चला जाएगा, तो के का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब के अगर 9 इंटू 10 पावर 9 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू आएगा। सो इफ यू टेक एप्सिलॉन नॉट हियर एंड 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हियर, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसे कैलकुलेटर्स में आप एक बार सॉल्व करके देखना। द वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब के का अगर ये यूनिट था तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इसका रेसिप्रोकल आएगा, सो दैट विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा परमिटिविटी का वैल्यू आ गया एंड इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। अब परमिटिविटी मतलब क्या? इन अ वे इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एयर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। वेयर इफ यू टॉक ऑफ मेटल्स, मेटल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी इन्फिनिट रहता है। सो व्हेन आई से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन विल बी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आ गया, जैसे मान लो वुड आ गया या आयन आ गया, कॉपर आ गया या कुछ भी मीडियम आ गया, तो मीडियम का परमिटिविटी रहेगा। उस केस में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या सो आई एम सेइंग इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आ गया तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, यू विल बी एबल टू रीराइट द फॉर्मूला एज एफ इक्वल टू, फिलहाल के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा फोर्स था फॉर मीडियम बीइंग वैक्यूम और एयर। बट अगर यहां पर कोई मीडियम आ गया तो इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट यू विल यूज द टर्म एप्सिलॉन। तुम्हें परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के जगह पे। सो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फॉर सम मीडियम। अब यहां पे तुम डिफाइन कर पाओगे एक टर्म समथिंग कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट you can also call it relative permittivity। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। ये वाला के और ये वाला के अलग रहेगा, दिस इज स्मॉल के, दिस इज कैपिटल के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिव, मतलब रेशियो मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो के का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और रीअरेंज कर लोगे तो एप्सिलॉन बन जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला तुमने मीडियम के लिए लिखा था, वो फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, इफ यू चेक 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को लिख लेंगे के एप्सिलॉन नॉट
So K epsilon naught and Q1 Q2 divided by R square. So that will be the formula for force between the two charged particles. Force between the two charged particles if there is a medium over here जिसका permittivity epsilon रहेगा and permittivity epsilon है तो ये जो epsilon by epsilon not आएगा that is called dielectric constant और relative permittivity. अब थोड़ी देर पहले मैंने metals के बारे में बात की थी. So मैंने कहा था metals के लिए द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन्फिनिट. तो मेटल्स के लिए जो एप्सिलॉन आएगा वो इन्फिनिट आएगा. मतलब अगर मैं के का फॉर्मूला या के का वैल्यू निकालूं कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी इन्फिनिटी आएगा. सो अगर मान लो के लिए मेटल्स के लिए के अगर इन्फिनिटी आया तो मान लो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स थे Q1 Q2 चार्ज वाले और इनके बीच में तुमने एक मेटल का पीस रख दिया. यू कीप एनी मेटल ओवर हियर, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा, फोर्स का ये वाला फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में अगर तुम के को इन्फिनिटी डाल दोगे तो डिनोमिनेटर इन्फिनिट हो जाने की वजह से एफ जो आएगा वो जीरो आएगा. सो इफ यू पुट अ मेटल इन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स द फोर्स बिटवीन देम विल बी जीरो बिकॉज के का जो वैल्यू है वो इन्फिनिट आएगा. अब एफ का फॉर्मूला, एफ का जो एक्चुअल फॉर्मूला था, लेट्स से द मीडियम बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज एयर ओनली, तो फॉर्मूला था स्मॉल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव रहे या दोनों चार्जेस नेगेटिव रहे तो एफ जो है वो पॉजिटिव आएगा. अब दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्जेस भी आपस में रिपेल ही करेंगे. तो कहने का मतलब है कि एफ अगर पॉजिटिव आया इट मीन्स दैट द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज अ रिपल्सिव फोर्स. एंड सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा नेगेटिव आएगा एंड एफ नेगेटिव आएगा. सो एफ अगर नेगेटिव आया इट मीन्स कि एक पार्टिकल पॉजिटिव एक नेगेटिव है. इन दैट केस द पार्टिकल्स द चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट वन अनदर एंड द फोर्स यू गेट विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स. तो कभी भी माइनस आया इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड कभी भी प्लस आया तो इट इज अ रिपल्सिव फोर्स. लेट्स लुक एट वन मोर वेरिएशन ऑफ द सेम फॉर्मूला. सो मान लो ये दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2. इन दोनों के बीच में अगर एयर रहेगा तो फोर्स का फॉर्मूला यही था. अगर इनके बीच में एक नहीं मल्टीपल मीडियम्स आ गए, सो मान लो दिस इज वन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड थिकनेस T1, देन देयर इज अ सेकंड मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड थिकनेस T2, और करते करते हमारे पास देयर आर n नंबर ऑफ मीडियम्स. द nth मीडियम इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn एंड अ थिकनेस इक्वल टू Tn. इस केस में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले तो K ही आ जाएगा. K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट दैट इज Q1 इंटू Q2. बस नीचे जो आर स्क्वायर का टर्म है उसे रीमॉडिफाई करके कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा. इट विल बी T1 इंटू रूट K1 प्लस T2 इंटू रूट K2. दैट कंटिन्यूज. इसको ऐड करते 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 आखिरी मीडियम के लिए यू विल ऐड Tn रूट Kn द होल स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर का टर्म इस तरीके से रीमॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा एंड दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर सेटअप. सो या ये थोड़ा फोर्स के बारे में हमारा डिस्कशन था. ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है. ये तो चलो मीडियम के लिए था, बट अगर एयर या वैक्यूम रहेगा तो ये बेस फॉर्मूला याद रखनी है. यू शुड नो द वैल्यूज ऑफ के, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है. So yeah, be familiar with this and we can now move on to the next topic. We define something called electric field intensity. अगर हम सिर्फ एक सिंगल चार्ज कंसिडर करें, मान लो अगर ये चार्ज Q है तो ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक मीनिंग अगर कहूं तो इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे डिफाइंड रहता है. इट इज मतलब ये ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E. कैपिटल E इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो मान लो मैं एक टेस्ट चार्ज Q डैश लेकर आता हूं. सो दिस इज अ टेस्ट चार्ज Q डैश एंड उस Q डैश को मैंने एक डिस्टेंस R पे रखा है Q से. So if Q dash is at a distance of R from the charge Q, the force experienced by both the particles, मतलब Q एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q dash की वजह से
एंड क्यू डैश भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू के वजह से। आई एम टॉकिंग अबाउट आई मीन आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू क्यू डैश। तो क्यू डैश ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया वो बताना है। इन दोनों पार्टिकल्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स वही रहेगा जो हमने फॉर्मूला से पढ़ा था, बट फिलहाल हम कहेंगे द फोर्स ऑन क्यू डैश बाई क्यू, दैट विल बी के क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमारा क्यू डैश था, क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था अपने आसपास, तो क्यू हमारा वो चार्ज था जिसे हम देख रहे थे, और टेस्टिंग करने के लिए क्यू डैश हम लेकर आए थे। तो क्यू डैश पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो यहीं से मिलेगा। टेक दैट क्यू डैश डाउन, सो यू विल गेट एफ बाई क्यू डैश, एंड क्यू डैश नीचे जाने के बाद यहां पर बचेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला बनेगा मेनली तो एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ये 10 कूलम का चार्ज है, एंड मैं पूछता हूँ कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स एट दिस पॉइंट हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कितना स्ट्रांग रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट विल सिंपली बी गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा ये उसका फॉर्मूला है। के मतलब स्मॉल के था, इसका वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू मतलब चार्ज जो कि 10 है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज टेकन एज 3, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 9। तो ई का 9 और 9 कैंसिल करके ये आ जाएगा 10 टू द पावर 10। अब ई का यूनिट क्या रहेगा, तो मैंने ई को डिफाइन कैसे किया था, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ई को मैंने डिफाइन किया था एज एफ बाई क्यू डैश, एफ का यूनिट न्यूटन और क्यू डैश का यूनिट कूलम। तो ई का जो यूनिट आ जाएगा दैट विल बी न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी इंपॉर्टेंट, ई का यूनिट तुम्हें ध्यान में रखना है। ई के टोटल 2 यूनिट्स रहते हैं, एक और यूनिट हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट ये हमने एक यूनिट डिस्कस कर लिया दैट न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ ई। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पुश करेगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट तुम जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो उसमें लिखा है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका थियरी तुम्हें पढ़ना होगा फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स। बहुत बेसिक थियरी है एंड पढ़ के ही आपको समझ जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। अभी के लिए बस बता देता हूँ। देखो बचपन में जब ऐसे सीनरी ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे पानी दिखाते थे, एंड पानी दिखाते टाइम यहाँ पे तुम लाइंस बनाते थे, तो ये लाइंस रिप्रेजेंट करता था फ्लो ऑफ वाटर। अब ये लाइंस रियलिटी में प्रेजेंट तो नहीं है ना, द लाइंस आर बीइंग ड्रॉन ओनली टू शो द फ्लो ऑफ वाटर। तो सेम चीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगे वो रियलिटी में कुछ है नहीं, दे आर जस्ट शोइंग यू these lines are just showing you the direction of electric field। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कन्वेंशन ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर आएगा। अ पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज emit electric lines of force and a negative charge will always absorb the electric lines of force। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए हमेशा ऐसा बोलते हैं कि दे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये सारे प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाले सेक्शन में है, सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस सेक्शन। बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, लाइक लेट्स से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने कुछ ऐसे बना लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड टर्मिनेटिंग हियर। तो यहाँ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एंड यहाँ कहीं पे नेगेटिव चार्ज। इफ यू सी दीज लाइंस ऑफ फोर्स इन दिस रीजन आर वेरी क्राउडेड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा बिकॉज लाइंस आर क्वाइट स्प्रेड आउट। सिमिलरली अगर नोटिस करोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करते। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट एनी पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो पाएगा। यू कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस लाइन ऑफ फोर्स के लिए मैं कहूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सो दैट विल बी टेंजेंशियल। तो दिस इज हाउ यू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट्स वेयर आई गेट बैक टू माय पॉइंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा के क्यू बाय आर स्क्वायर।
बट इसका डायरेक्शन भी आएगा। सो डायरेक्शन के लिए लाइक आई सेड, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट करेगा एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, ये जो एग्जांपल हमने लिया था, मैंने कहा 10 कूलम चार्ज, तो 10 कूलम मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, विच मींस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो मैग्नीट्यूड में तो हमें मिल गया, लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहेगा, दैट डायरेक्शन विल बी in this direction. This is where the electric field will be directed at this point. अगर यही चार्ज मैं कह दूं नेगेटिव रहता, so if I take this to be -10 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -10⁻10 न्यूटन पर कूलम, और नेगेटिव चार्ज रहता तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेफ्ट में आता, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। सो नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द सिंबल V, इसका यूनिट भी वोल्ट ही रहता है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दैट इज ओके, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज -dV/dr। ये रिलेशन बस तुम्हें मेमोराइज करके रखना है। सो इफ यू टेक अ नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, r मतलब कोई तो डिस्टेंस रहता है, एंड सेटअप में जो भी डिस्टेंस रहेगा वही तुम्हें r कंसिडर करना होगा। सो या द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने पॉइंट चार्ज के बारे में क्या बोला कि अगर ये पॉइंट चार्ज q था तो एट अ डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा kq/r²। यू कैन यूज दिस वेरी फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू, टू गेट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। इसे ही रीअरेंज करो तो dr हम लेफ्ट में ले लेंगे, तो वी विल हैव -dv इज इक्वल्स टू e इंटू dr। नेगेटिव साइन को राइट में ले लेंगे तो माइनस यहां पर आ जाएगा और यहां से निकल जाएगा। वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो व्हेन यू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन dv मतलब पोटेंशियल हो जाएगा v एंड माइनस ऑफ e dr, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e का फॉर्मूला kq/r² इंटू dr। अब माइनस kq हम बाहर ले लेंगे, सो ये बन जाएगा -kq 1/r² dr, दैट इज लाइक r पावर -2, एंड r पावर n का जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट विल बी r पावर n+1 अपॉन n+1। सो -2 + 1 मतलब -1, ये भी आ जाएगा -1, सो नीचे -1 ऊपर -1, r पावर -1 मतलब 1 अपॉन r, और नीचे एक नेगेटिव साइन था वो ऊपर रखेंगे तो -1 अपॉन r, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन -1 अपॉन r आएगा। सो ये जो -kq/r² है, -kq तो हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, एंड देन इंटीग्रेशन 1/r² dr, वी गॉट इट एज -1 अपॉन r। सो माइनस माइनस कैंसिल होगा एंड v का जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज kq/r। तो सेम फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई कर लेंगे। अगर एक चार्ज q है तो एट अ डिस्टेंस r अगर कोई भी एक पॉइंट ले लोगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये आया, बट पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा kq/r, विच मीन्स r अगर बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल तुम्हारा कम होते जाएगा। द फार्दर यू गो पोटेंशियल उतना कम रहेगा। सिमिलरली द फार्दर यू गो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतना ही कम रहेगा, बिकॉज r का वैल्यू ड्रॉप डाउन होते जाएगा। आई मीन r का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो r² बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होते जाएगा। सो नियर टू द चार्ज E एंड V विल बी हायर, एंड अवे फ्रॉम द चार्ज E एंड V विल बी लोअर। तो ये तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना होगा फॉर अ पॉइंट चार्ज। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो ये पूरा जो स्पेस है, इस स्पेस में कोई तो चार्ज कहीं पर प्रेजेंट है, उस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में बना के रखा है। इस स्पेस में ये वाला एक पॉइंट है और इधर का जो पोटेंशियल है दैट इज V। अगर इस पॉइंट पे मैं एक चार्ज रख दूं जिसका चार्ज Q है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q रहेगा दैट विल बी गिवन बाय Q इंटू V। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। मतलब मान लो ये तुम हो और तुम्हारा चार्ज Q है, मतलब मान लो तुम्हारा चार्ज है 5 कूलम, और तुम एक जगह पे खड़े हो, इस जगह का पोटेंशियल है लेट अस से 10 वोल्ट। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा दैट विल सिंपली बी Q इंटू V। तुम्हारा चार्ज 5 मल्टीप्लाइड बाई तुम जहां पर खड़े हो वहां का पोटेंशियल दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 50,
और एनर्जी है तो इसका यूनिट आएगा जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 50 जूल। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो कहने का मतलब कि अगर एक चार्ज क्यू है, इसे मैंने एक पॉइंट पे रखा, उस पॉइंट का पोटेंशियल अगर v था तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू बिकम्स q इंटू वी। सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। मान लो एक चार्ज Q1 है। तो सबसे पहले अगर मैं Q1 लेके आता हूं और यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे पहले कुछ था नहीं, मतलब चार्ज Q1 बस पहला चीज है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो Q1 को जब मैंने यहाँ पे रखा तब यहाँ पर कोई पोटेंशियल था नहीं, तो Q1 का फिलहाल तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा। अब अगर मैं दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ Q2 और उसे मैंने रख दिया यहाँ पर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम Q1, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 आएगा that will be the charge of Q2 is Q2 only multiplied by potential at this point। इस पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा वो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, दैट अ चार्ज Q एट अ डिस्टेंस r, अगर कोई पॉइंट ले लोगे तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय R आएगा। तो इस पॉइंट पे Q2 अगर प्लेस किया तो Q2 का अपना चार्ज Q2, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू Q1 एंड दैट पोटेंशियल इज KQ1 बाय R। सो इनटू हो जाएगा KQ1 बाय R and the final formula becomes KQ1 Q2 by R। जो फोर्स था that was KQ1 Q2 by R square and potential energy आएगा KQ1 Q2 by R। ये K मतलब भाई तुम्हारा 9 into 10 power 9, that is if the medium between them is air or vacuum। अगर दूसरा कोई मीडियम आ गया तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, अगर कुछ और मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के बदले यू विल यूज एप्सिलॉन एंड देन दैट एप्सिलॉन कैन बी रीरिटन एज K into एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा पहला टर्म बन जाएगा इफ देयर इज सम मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड करंटली अज्यूमिंग दैट इट इज एयर और वैक्यूम, फॉर्मूला ये बनेगा। अब ये जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ Q2 का नहीं है, बिकॉज व्हेन यू सी टू चार्जेस यू डू नॉट नो कि पहले Q1 आया था या Q2 आया था। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि पहले Q2 आया था और फिर हम Q1 को लेकर आए, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 विल बी Q1 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q2 एंड दैट विल बी KQ2 बाय R। तो फॉर्मूला वापस वही बना KQ1 Q2 बाय R। सो लिखते टाइम या बोलते टाइम या समझते टाइम या रियलिटी में भी, it's not potential energy of Q2, it is potential energy of Q2 and Q1। This formula becomes potential energy for the full system। तो हाँ, ये potential energy like I said सिर्फ Q1 का या सिर्फ Q2 का नहीं है, it is potential energy of the two particle system together। So this is potential energy of system। एट दिस पॉइंट काफी बार कंफ्यूजन भी रहता है कि देखो Q1 पहले आया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था, तो चलो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब Q2 लेकर आए तो तुमने कहा Q2 इस पॉइंट पे Q1 ने पोटेंशियल बनाया, बट देन Q2 के आने के बाद इस पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल बन गया। तो क्या हमें Q2 का जो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा, क्या हमें वापस Q1 का पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं पड़ेगा? तो द प्रोसीजर इज की देखो, जब Q1 आया ना तब यहाँ पे जीरो था, तो Q2 के आने से अभी Q2 के इन्फ्लुएंस में Q1 को कुछ नहीं होगा। Q2 अगर बाद में आया तो Q1 के इन्फ्लुएंस में Q2 को एनर्जी मिलेगा। सो दैट इज व्हाई वी कंसीडर अ सर्टेन सेटअप ओनली वंस, मतलब Q1 Q2 को हम काउंट एक बार ही करेंगे, हमें सेपरेटली Q2 Q1 करने की जरूरत नहीं है। इसी सिस्टम में लेट अस स्टार्ट एडिंग मोर पार्टिकल्स। तो मान लो मैं एक और पार्टिकल लेकर आया Q3, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी R12, तो यहाँ पर R12 आएगा। अब अगर Q3 यहाँ पर आ गया तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल बनेगा Q1 का भी और Q2 का भी। तो Q1 का जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे बनेगा, दैट पोटेंशियल विल बी KQ1 बाय लेट्स कॉल द डिस्टेंस एज R13। तो Q3 का एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल कमिंग फ्रॉम Q1, दैट एनर्जी विल बिकम K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, और Q3 पे पोटेंशियल Q2 का भी आएगा, तो प्लस एक और टर्म आ जाएगा दैट इज K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, वेयर R23 इज द डिस्टेंस हियर। मान लो एक और पार्टिकल लेकर आ गए, उसका चार्ज Q4 है और उसको हमने यहां पर रख दिया। सो Q4 पे पोटेंशियल बनेगा 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। तो इस फॉर्मूला में तीन और टर्म्स ऐड होंगे। सो द टर्म्स विल बी KQ1 Q4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 4 प्लस KQ2 Q4 डिवाइडेड बाय R24 एंड प्लस Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। अब ये तो चलते ही रहेगा। द मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू इंट्रोड्यूस, द मोर नंबर ऑफ टर्म्स यू विल गेट ओवर हियर फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। थोड़ा अगर समझ सकते हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म बनाने के लिए
मैंने दो चार्जेस का सिलेक्शन किया. सो लेट अस से इफ आई हैड n चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में टर्म्स कितना बनेगा? सो फॉर वन टर्म आई वाज सिलेक्टिंग टू चार्जेस. इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मतलब 1 2 या 2 1 इसका काउंटिंग अलग नहीं रहेगा. 1 2 एंड 2 1 आर आइडेंटिकल ओनली. सो n चार्जेस और पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म बनाने के लिए मुझे दो चार्जेस को सिलेक्ट करना है इन सच अ वे दैट द सीक्वेंस डज नॉट मैटर, मतलब 1 2 2 1 सेम रहेगा. सो द नंबर ऑफ टर्म्स यू विल गेट इज nc2. ये थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया. सो इफ यू नो इट ग्रेट, इफ यू डोंट नो इट इट्स टोटली फाइन, यू कैन स्किप दैट पॉइंट. बट ये फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए लिखने का. nc2 अगर कैलकुलेट कर लोगे तो दिस विल बी n minus 1 upon 2 into 1, and 2 into 1 you can write it as 2 only straight away. So yeah, this is something about potential energy. न्यूमेरिकल्स में एक लॉजिक काफी बार यूज करेंगे. सो मान लो ये चार्ज q है. एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज v1 एंड इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज v2. अब चार्ज q अगर मूवमेंट करेगा तो उससे चार्ज तो चेंज होने वाला है नहीं. इनिशियली इसका पोटेंशियल एनर्जी था qv1 और यहां पर आकर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा qv2. देखो अगर v1 v2 से छोटा रहेगा, सॉरी अगर v2 v1 से छोटा रहेगा तो qv2 विल बी लेसर देन qv1, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा. अगर स्टार्टिंग में ज्यादा था फाइनली कम आया तो देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो इफ v2 is less than v1 there is a loss of potential energy. If the particle loses potential energy, it will gain kinetic energy, and loss of potential energy will be equated with gain in kinetic energy. अब gain in kinetic energy ऐसे लिखेंगे कि initial velocity मान लो 0 था, तो gain in kinetic energy आ जाएगा half, final velocity v square ले लो, so half mv square minus half m, और starting velocity 0, तो initial kinetic energy half m 0 square which is 0 only. So ये हो जाएगा तुम्हारा gain in kinetic energy. एंड लाइक आई सेड इट इज इक्वेटेड विद लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. अब लॉस मतलब इस केस में इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल ज्यादा था, लॉस हुआ ना इसलिए फाइनली कम था. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी q1, फाइनल वाला q2. सो वी राइट इट एज qv1 माइनस qv2. सो दिस बिकम्स हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू q कॉमन आके v1 माइनस v2. तो ये एक टाइप का इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज करेंगे जस्ट फॉर एनर्जी बैलेंस. तो या बी फेमिलियर विद दिस आल्सो, एंड या वी कैन नाउ मूव ऑन. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन किया था एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो अगर q डैश नहीं सिंपल q ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज f बाई q. तो f बिकम्स q इंटू ई. इसका एक इन्फरेंस ऐसा रहेगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी में मैंने क्या बोला कि अगर एक चार्ज q है, इसे एक पॉइंट पे रख दोगे जिधर पोटेंशियल v था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ये बन जाएगा qv. वैसे ही अगर एक चार्ज q है और इसे मैंने एक पॉइंट पे रख दिया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में था और मैग्नीट्यूड ई बार था, सो इफ द चार्ज इज केप्ट एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई बार, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी q इनटू ई. तो f बार विल बी q इनटू ई बार. अब मान लो q पॉजिटिव है तो f बार और e बार सेम डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब ये चार्ज फोर्स इस तरफ ही एक्सपीरियंस करेगा. बट अगर q नेगेटिव आया तो f बार एंड e बार का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर q को यहां पर रखोगे तो q विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन दैट ऑफ e बार. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि q को अगर एक पॉइंट पे रख दिया जिधर पोटेंशियल v था तो पोटेंशियल एनर्जी qv आएगा. बट एक चार्ज को अगर एक ऐसे पॉइंट पे रख दिया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e बार है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी गिवन बाय q इनटू e बार. तो ये फोर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है इसको भी ध्यान में रखना. एंड या वी कैन नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is electric flux and Gauss law. So electric flux का मीनिंग होता है number of electric lines of force through a given area. यूनिट एरिया नहीं बोला है, गिवन एरिया बोला है. तो मान लो ये रैंडमली शेप्ड बॉडी है and this body contains a charge, contains a positive charge on it. We are considering it a metallic body. मेटेलिक बॉडी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि मेटल्स में चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा, चार्जेस कैन नॉट गो इनसाइड अ मेटल. तो मान लो अगर ये स्फीयर है एंड इफ इट इज अ मेटालिक स्फीयर एंड आई एम चार्जिंग इट, तो एंटायर चार्ज विल स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ओनली.
मेटल्स के अंदर चार्ज कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. फॉर मेटल्स चार्जेस विल ओनली रिमेन एट द सर्फेसेस ओनली. तो ये मेटालिक बॉडी है, इसलिए चार्ज पूरा सरफेस पे ही है. If I consider a small area, let us say a small area of ये छोटा सा एरिया मैंने ले लिया, एंड इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है लेट्स कॉल इट डी ए. अब जो एरिया रहता है, एरिया इन फिजिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब मान लो ये फ्लैट सरफेस है, जो एरिया वेक्टर रहेगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यू कैन से एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, यू कैन टेक एरिया वेक्टर ऑन द अदर साइड ऑल्सो. एरिया वेक्टर बस सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो दिस इज द एरिया वेक्टर, एंड इसका मैग्नीट्यूड वही जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ द सरफेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, बट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहां पर अगर ले ले ये वाला एरिया, इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगा, एंड लेट्स कॉल इट डी ए बार. एरिया वेक्टर इस तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा. तो इस पॉइंट पे इस पूरे बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया, लेट्स से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज ई बार. इन दोनों के बीच का जो एंगल आया वो थीटा आया. अब फ्लक्स मैंने कहा इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग थ्रू अ गिवन एरिया. इस एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकलेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जो फ्लक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई. इसका फॉर्मूला रहता है ई बार डॉट ए बार. सो यहां पर फिलहाल द फ्लक्स विल बिकम ई बार डॉट डी ए बार. अगर टोटल फ्लक्स लेंगे, मतलब अभी देखो डी ए छोटा एरिया है ना, तो जो फ्लक्स आएगा वो भी छोटा रहेगा. सो डी फाई विल बी ई बार डॉट डी ए बार. एंड मान लो ये एरिया छोटा नहीं रहता, अगर ये एरिया बड़ा रहता, so instead of dA bar let's take it to be A bar only. In that case you can actually integrate this formula. इंटीग्रेट करके दिस विल बिकम 5. ई बार को कांस्टेंट ले लो तो बाहर आएगा, एंड डी ए बार का इंटीग्रेशन विल बी ए बार. इट डज नॉट परफेक्टली वर्क इन दिस मैनर, बट फॉर द टाइम बीइंग तुम फ्लक्स का बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज ई बार डॉट ए बार. कैलकुलस में थोड़ा बहुत एडिशनल डिस्कशन भी करना पड़ता है, सो कैलकुलस वाले टर्म में मत जाओ. सो आई एम नॉट टेकिंग इट एज डी ए बार, लेट्स कॉल इट ए बार ओनली. एंड बेसिक फ्लक्स का वही फॉर्मूला रहेगा, फाई इक्वल्स टू ई बार डॉट ए बार. एंड व्हेन यू एलिमिनेट द वेक्टर्स, ए बार डॉट बी बार का जो फॉर्मूला था दैट वाज ए बी कॉस थीटा. सो दिस विल बी ई ए कॉस थीटा. सो ये तुम्हारा फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया. फ्लक्स का अगर यूनिट देखोगे, अब यूनिट जो ई का था, ई का यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ई का यूनिट एक आएगा न्यूटन पर कूलम. सेकेंड यूनिट आई वाज टू डिस्कस विथ यू, वो यूनिट यहीं से आ जाएगा. सो सेकेंड यूनिट ऑफ ई comes from here as volt per meter, because derivative of potential with respect to distance, ऊपर का यूनिट वोल्ट, नीचे का यूनिट मीटर, तो ई का दूसरा यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर. सो यू कैन यूज ईदर वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम over here to get the unit for flux. So अगर मैं कहूँ E as volt per meter, एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर, और ट्रिगोटर्म का कोई यूनिट नहीं रहेगा. सो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर दैट इज वोल्ट मीटर. तो जो यूनिट ऑफ फ्लक्स रहेगा दैट विल बी वोल्ट पर मीटर, और इट विल बी ई का जो दूसरा यूनिट था दैट वाज न्यूटन पर कूलम, एंड इनटू एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. सो टोटल करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो यस, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा. अभी गॉस लॉ ने क्या कहा कि मान लो कोई भी सरफेस ले लोगे तुम, अगर कोई भी सरफेस लोगे और सरफेस के अंदर कोई तो चार्ज आ गया, लेट अस से इट इज अ चार्ज ऑफ 10 कूलम. अब 10 कूलम पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट करेगा. अब जो फ्लक्स आया, फ्लक्स मतलब आई सेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग थ्रू अ गिवन एरिया. इस पूरे सरफेस में से लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकला, सो यू विल से इट इज 1 2 3 4 5. अब एक्चुअल हमें लाइंस ऑफ फोर्स कितने हैं वो गिनना नहीं है. आई डिड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इन अ वे अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. मतलब फ्लक्स अगर ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा रहेंगे, फ्लक्स कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम रहेंगे. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब न्यूमेरिकली इट्स नॉट द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट, इट्स जस्ट अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट, मतलब इन अ वे प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस. तो गॉस लॉ ने क्या कहा कि एक क्लोज्ड सरफेस अगर चार्ज को एनक्लोज करेगा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट यू आर एनक्लोजिंग. अगर बड़ा चार्ज एनक्लोज करोगे तो इस क्लोज्ड एरिया से, इस क्लोज्ड सरफेस, इट्स नॉट एन एरिया, इट्स एक्चुअली अ सरफेस,
तो क्लोज्ड सरफेस में से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा रहेंगे अगर एनक्लोज्ड चार्ज ज्यादा रहेगा। तो गॉस लॉ ने कहा कि थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस द फ्लक्स, आई सेड प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बट गॉस लॉ ने उसको भी थोड़ा और स्पेसिफिक होके बोल दिया, फ्लक्स इज इक्वल टू enclosed charge divided by epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट मतलब तुम्हारा वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड मीडियम अगर एयर या वैक्यूम नहीं रहेगा तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा बाय एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज के एप्सिलॉन नॉट। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन। गॉस लॉ ने कहा दैट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस विल बी द एनक्लोज्ड चार्ज divided by epsilon naught, and if there is some medium, if dielectric constant of medium is k, मतलब अगर सारा सेटअप एयर में नहीं है, लेट अस से सारा सेटअप वाटर में है, तो तुम्हें इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज के, देन द फ्लक्स विल बी वही तुम्हारा क्यू एनक्लोज्ड, बट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बदले तुम एप्सिलॉन यूज करोगे, एंड देन दैट एप्सिलॉन कैन बिकम के एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सारा सेटअप वाटर में रहेगा तो तुम्हें के फॉर वाटर यहां पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो फ्लक्स का टोटल हमने दो फॉर्मूला पढ़ा। गॉस लॉ ने कहा कि फ्लक्स ये रहता है, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड बाय थियरी वी नो दैट फ्लक्स इज गोइंग टू बी ई ए कॉस थीटा। तो अभी आगे के चैप्टर में हमें क्या करना है, आगे का पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन इक्वेटिंग ई ए कॉस थीटा एंड एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो अलग अलग शेप्स के लिए हमें ई का फॉर्मूला मिलेगा, और ये ई का फॉर्मूला अलग अलग सेटअप्स के लिए ही हमें डिटरमाइन करना है in the next entire chapter. So yeah, the next entire chapter is basically based on equating these two formulae. So yeah, we begin with the first shape, that is let's say a metallic sphere. देखो मेटालिक स्फीयर के लिए मैंने पहले भी कहा था, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कहा, अगर चार्ज करोगे मेटालिक स्फीयर को तो सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही आएगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर इज हियर, capital R is radius of the sphere, and small r is a variable distance that we are taking. So let us say if I take a point outside the sphere at a distance of small r, अब अगर पॉइंट बाहर है तो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर आएगा। वी कैन कंसिडर कि ये पूरा का पूरा चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, लेट अस से ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। तो इस कैपिटल क्यू के चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, so electric field intensity at an outside point, that will be k q by r square, because यही तुम्हारा फॉर्मूला था for electric field intensity due to a point charge. Similarly अगर मैं पूछ लूं E at the surface, तो एट द सरफेस मतलब इस पॉइंट को अगर यहाँ सरफेस पे ले लोगे तो स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर, एंड वंस अगेन ई सरफेस का फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। In a similar way, what if I ask you the formula for potential? So V outside, once again ये सारा का सारा कैपिटल Q, we can say it is concentrated at the center, और पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस R पे जो पोटेंशियल आएगा that was KQ by R. So V outside will become KQ by currently the distance from the center is small r, तो ये small r बनेगा, and V surface, सरफेस पे तुम्हारा जो डिस्टेंस आएगा, मतलब ये पॉइंट अगर सरफेस पे ले लिया तो सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो कैपिटल आर आएगा, एंड वी सरफेस का फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर मैं कहूं ई इनसाइड द स्फीयर, सो ई इनसाइड के लिए लेट अस से द पॉइंट आर इज टेकन इनसाइड द स्फीयर, यहां से इरेज कर लो, मान लो पॉइंट आर अगर मैंने यहां पर ले लिया एट दिस पोजिशन, तो आर पर लेट अस ड्रॉ अ डॉटेड सर्कल, एंड ये जो डॉटेड सर्कल मैंने ड्रॉ किया, लेट अस कॉल दिस द गॉसियन सरफेस। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो एज पर द डायग्राम यू हैव टू टेल मी हाउ मच चार्ज डज द गॉसियन सरफेस एनक्लोज। ये गॉसियन फिलहाल ये स्पेरिकल रहेगा, तो ये गॉसियन स्फीयर ने चार्ज कितना एनक्लोज किया। अब रियलिटी तो ये था कि ये मेटल स्फीयर था, तो सारा का सारा चार्ज सिर्फ पेरीफेरी पे ही रहेगा,
मेटल के अंदर कोई भी चार्ज जा नहीं सकता। तो ये जो गॉसियन स्फीयर है, इट इज एनक्लोजिंग नो चार्ज, द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो ई इनसाइड के लिए वी यूज द फॉर्मूला फाई, मतलब फाई का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ई बार डॉट ए बार, सो दैट वाज ई ए कॉस थीटा इक्वल टू, मैंने कहा था इन दो फॉर्मूला को इक्वेट करना था, ई ए कॉस थीटा वाज आल्सो फाइव एंड एज पर गॉस लॉ फाइव वाज आल्सो इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी आर इक्वेटिंग ई ए कॉस थीटा एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लाइक आई सेड, चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो। अगर चार्ज एनक्लोज्ड तुम्हारा जीरो आ जाएगा तो ये टर्म जीरो हुआ, ई ए कॉस थीटा जीरो आया। ए जो है दैट इज एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का एरिया जीरो नहीं है, तो एरिया डिनोमिनेटर में जाएगा एंड जीरो अपॉन ए विल बी जीरो ओनली। एंड कॉस थीटा अगर यहाँ पे देखोगे, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो फील्ड रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड रहेगा। सो लेट अस से एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, एंड सरफेस का अगर इतना एरिया कंसिडर करोगे तो इतने एरिया का भी जो नॉर्मल बनेगा, बिकॉज एरिया वेक्टर था ना, तो इतना एरिया लोगे तो इसका नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में ही बनेगा। सो ई बार एंड ए बार आर पैरेलल विथ ईच अदर, तो थीटा आएगा 0 डिग्री एंड कॉस थीटा 1 आएगा। सो माई पॉइंट इज ये वाला टर्म भी जीरो नहीं है एंड ये वाला भी टर्म नॉन जीरो था। व्हेन यू टेक इट इन द डिनोमिनेटर यू गेट ई इज इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग विच इज जीरो, तो ई का जो फाइनल वैल्यू आया वो जीरो आया। सो इन शॉर्ट अगर बोलूं तो गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड जीरो था, इस वजह से एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आया वो जीरो आया। सो ई इनसाइड अ मेटालिक स्फीयर इज गोइंग टू बी जीरो। सो या कीप दैट रीजन इन माइंड, एंड लाइक आई सेड वन सेंटेंस में अगर ये रीजन लिखने को आए, इफ एनीवन आस्क्स यू दैट रीजन, तो रीजन यही है कि चार्ज एनक्लोज्ड जीरो था। सो ई इनसाइड इज जीरो बिकॉज चार्ज एनक्लोज्ड by the Gaussian surface is zero. ओके, अगर E इनसाइड जीरो था तो V इनसाइड का वैल्यू क्या रहेगा? सो हमने पढ़ा था E इज माइनस डी वी बाई डी आर। देखो E को जीरो ले लोगे, इसका मतलब है कि डी वी बाई डी आर जीरो आएगा। इट्स लाइक माइनस को भी यहां पर ले लो, बट माइनस ऑफ जीरो इज जीरो ओनली, सो डी वी बाई डी आर जीरो आएगा। अगर डेरिवेटिव जीरो है तो जो वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो इफ डेरिवेटिव ऑफ v इज जीरो देन v विल बी कांस्टेंट। अभी e इनसाइड जीरो था तो v इनसाइड जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अब देखो सरफेस पे जो वैल्यू था दैट वाज के क्यू बाय आर, अगर हम अंदर जाते हैं एंड अंदर जाते टाइम मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू तुम्हें सरफेस पे आया वही कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द इंटीरियर भी कंटिन्यू होगा। तो एट एनी इंटीरियर पॉइंट द पोटेंशियल वैल्यू विल बी द सेम दैट यू गॉट एट द सरफेस। तो सरफेस पे पोटेंशियल हमारा के क्यू बाय आर था, तो क्योंकि v इनसाइड हमें कांस्टेंट मिला, ये v इनसाइड हमें कांस्टेंट मिला, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा इट विल बी द वैल्यू एट द सरफेस ओनली। तो v इनसाइड का तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा वही v जो सरफेस पे था दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये वाले फॉर्मूला आउटसाइड एंड सरफेस के फॉर्मूला तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट ये ई इनसाइड एंड वी इनसाइड का फॉर्मूला थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझ के रखना। सो दैट इज अबाउट मेटालिक स्फीयर, दैट इनसाइड द मेटालिक स्फीयर तुम्हारा ई का फॉर्म, ई का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा, बिकॉज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो, बिकॉज मेटल्स के लिए सारा चार्ज सरफेस पे ही रहता है। फॉर अ मेटल चार्जेस नेवर गो इनसाइड द मेटल, एंड बिकॉज ई इनसाइड जीरो था इसलिए वी इनसाइड कांस्टेंट आया, और ये कांस्टेंट वैल्यू वही रहेगा जो सरफेस पे था दैट वाज के क्यू बाय आर। सो वी एट एनी इंटीरियर पॉइंट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर फॉर अ मेटालिक स्फीयर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सेटअप काफी बार देते हैं। सो लेट अस से देयर आर थ्री कॉन्सेंट्रिक शेल्स, दीज आर थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स। क्योंकि मेटालिक शेल है तो सारा चार्ज वापस सरफेस पे ही आएगा, एंड ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि ये शेल है, इट इज नॉट अ सॉलिड स्फीयर। सो शेल है मतलब सिर्फ आउटर पेरीफेरी ही रहेगा, सो एनी विच वे चार्ज तुम्हारा पेरीफेरी पे ही आएगा। लेट अस से द इनर मोस्ट स्फीयर हैज रेडियस इक्वल टू ए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सो दैट इज द इनर स्फीयर, बाहर एक और स्फीयर और उसके बाहर एक और स्फीयर ले लो। इन शेल्स में इसका रेडियस ए ले लो, सेकेंड वाले का रेडियस बी ले लो और थर्ड वाले का रेडियस सी ले लो।
नाउ ओके, फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज क्यू ए, सेकेंड स्फीयर पे चार्ज क्यू बी एंड थर्ड स्फीयर पे चार्ज क्यू सी. लेट अस टेक अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. सो इनसाइड द स्फीयर लेट अस से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आर है. हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा बिकॉज ऑफ द स्फीयर ए, स्फीयर बी एंड स्फीयर सी, ऑल थ्री ऑफ देम. सो फर्स्ट केस में लेट अस से वी, ओके, V1 कंसिडर करते हैं. दिस इज V1, मतलब इस पॉइंट पे, एंड इसको भी R1 ले लो. या सो देखो, ये जो पॉइंट है इट इज इन द इंटीरियर ऑफ द स्फीयर ए. तो ए के इंटीरियर में आ गया, तो ए का जो सरफेस पोटेंशियल आएगा, ए के इंटीरियर पॉइंट पे वही पोटेंशियल आएगा जो ए का सरफेस पोटेंशियल था. तो R1 पे ए का सरफेस पोटेंशियल, सो दैट विल बी के क्यू ए अपॉन ए, बिकॉज सरफेस पोटेंशियल वॉज के क्यू बाय आर. तो Q मतलब क्यू ए फॉर, दैट इज द चार्ज ऑफ द स्फीयर ए, एंड उसका रेडियस ए है. सो प्लस, अब ये वाला पॉइंट बी स्फीयर के भी अंदर ही है, तो बी स्फीयर की वजह से इधर जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी बी का सरफेस पोटेंशियल, दैट विल बी के क्यू बी बाई बी. सिमिलरली ये पॉइंट सी के भी अंदर ही है, तो इस पॉइंट पे सी का भी सरफेस पोटेंशियल ही आएगा, सो दैट विल बी के क्यू सी बाई सी. अब मान लो वही पॉइंट में थोड़ा बाहर ले लेता हूं, मतलब लेट अस से आई एम टेकिंग दैट पॉइंट ओवर हियर. नाउ दैट पॉइंट इज बिटवीन द स्फीयर्स ए एंड बी, एंड लेट अस से ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज R2. अब ये पॉइंट ए के बाहर आ गया, तो इस पॉइंट पे जो ए के वजह से पोटेंशियल आएगा, लेट्स से द टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V2. इस पॉइंट पे ए के वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू ए बाई आर. बट ये वाला पॉइंट देखोगे तो अभी भी बी और सी के अंदर ही है, बिकॉज इट इज इनसाइड बी एंड सी. इस पॉइंट पे बी और सी का सरफेस पोटेंशियल आएगा, तो बी का जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू बी बाई बी प्लस के क्यू सी बाई सी. एंड ये R2 रहेगा बिकॉज द डिस्टेंस इज R2. टेक अ पॉइंट बिटवीन बी एंड सी. तो बी एंड सी के बीच में मान लो ये वाला पॉइंट लिया, लेट अस टेक द डिस्टेंस एज R3, एंड पोटेंशियल ले लेंगे इस पॉइंट पे V3. ए के बाहर का पॉइंट है, तो जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू ए बाई R3 प्लस, ये पॉइंट बी के भी बाहर है, तो बी के वजह से भी जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू बी बाई R3. बट सी के अंदर का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे सी का जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी सरफेस पोटेंशियल, तो के क्यू सी बाई स्मॉल सी आएगा. एंड फाइनली ट्राई टेकिंग अ पॉइंट आउट ऑफ ऑल द स्फीयर्स. मतलब मान लो एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, एंड लेट अस से दिस डिस्टेंस इज R4. अब ये पॉइंट चारों, सॉरी, तीनों स्फीयर्स के बाहर ही है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा लेट्स कॉल इट V4. एंड तीनों स्फीयर्स की वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू ए बाई R4 प्लस के क्यू बी बाई R4 ओनली प्लस के क्यू सी बाई R4. तो ये तुम्हारा एक बेसिक एप्लीकेशन रहेगा वो पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट का. इसके ऊपर अलग अलग तरीके के सम्स वो लोग पूछते रहेंगे, बट बेसिक जो लॉजिक रहेगा वो यही है कि किसी स्फीयर के अंदर का पॉइंट आया तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल वही आएगा जो सरफेस पोटेंशियल है, और पॉइंट अगर बाहर चला गया तो सिंपल के क्यू बाय आर से तुम पोटेंशियल फाइंड कर पाओगे. एंड पॉइंट अगर सरफेस पर है तो वो आर का वैल्यू रेडियस ऑफ द स्फीयर ही आएगा. सो या, दैट वाज अबाउट द फर्स्ट शेप, दैट इज अ मेटालिक स्फीयर. सेकेंड स्फीयर ही ले लो बट टेक अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लोगे तो जो सारा का सारा चार्ज है, द एंटायर चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फीयर. अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम. वी कैन से दैट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. सो लेट्स से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द होल स्फीयर इज रो. काफी बार सिग्मा भी लेते हैं. द सिंबल डज नॉट मैटर, यू कैन टेक एनी सिंबल विच एवर यू वांट, बट या फॉर द टाइम बिंग सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर दिस स्फीयर. इसका रेडियस r ले लो एंड टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर लेट्स कॉल इट q. तो सिग्मा का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. और ये वैल्यू तुम्हारा स्फीयर के लिए कांस्टेंट रहेगा. सो नाउ सेम थिंग, लेट अस टेक एन एक्सटीरियर पॉइंट. So we take a point over here, and let us say the distance from the center is small r.
तो अगर मैं कहूं ई आउटसाइड का फॉर्मूला, इस स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही आएगा. सो वी कैन कंसिडर दैट द एंटायर चार्ज Q इज राइट एट द सेंटर. एंड अगर यहां पर एक चार्ज Q है, अगर पॉइंट चार्ज Q है, तो एट अ डिस्टेंस R द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज KQ बाय R स्क्वायर. तो ये बन जाएगा KQ बाय R स्क्वायर. सिमिलरली अगर पूछूं E एट द सरफेस, तो वही बात, अगर ये पॉइंट तुमने सरफेस पर ले लिया तो सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल R एंड E एट द सरफेस विल बी KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर. सिमिलरली V आउटसाइड अगर पूछ लूं, तो अगर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, सो यू कैन कंसिडर दैट द एंटायर चार्ज Q इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस R पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी KQ बाय स्मॉल r एंड V एट द सरफेस दिस इज गोइंग टू बी KQ बाय कैपिटल R. इन फॉर्मूले में कोई इश्यू नहीं है. द इश्यू अराइजेस व्हेन यू टेक दैट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. सो इसे इरेज कर लेंगे एंड लेट अस नाउ टेक दैट स्मॉल r इनसाइड द स्फीयर. वंस अगेन जो डॉटेड स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, इट इज द गॉसियन स्फीयर एंड गॉसियन स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r. वंस अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. आई ऑल्सो वांट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वही गॉस लॉ यूज करना है. तो फाई जो रहता था उसका एक फॉर्मूला था E बार डॉट A बार and by Gauss law it is Q enclosed upon epsilon naught. Okay, so E bar dot A bar मतलब E A cos theta. फिलहाल अगर इस पॉइंट को ही कंसिडर करें तो जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा. सो एरिया वेक्टर यहां पर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी एक स्फीयर के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड रहेगा. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन. तो E और A के बीच का जो एंगल आएगा वो जीरो आएगा. तो ये जो थीटा है वो मैंने जीरो डाल दिया. अगर कॉस थीटा को 0 डिग्री ले लेंगे, सॉरी थीटा को 0 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस थीटा 1 आ जाएगा. सो कॉस थीटा 1 की वजह से मैंने वो टर्म लिखा नहीं एंड आई एम सिंपली राइटिंग E डॉट A इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो एक तो आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस. ये इस केस में जीरो नहीं आएगा बिकॉज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था थ्रू आउट द वॉल्यूम. सो आई कैन से द एनक्लोज्ड चार्ज विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर. सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये बन जाएगा Q बाई 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई इतने स्फीयर का जो वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. तो 4/3 पाई ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास, सॉरी ये R क्यूब था यहाँ पर, नॉट R स्क्वायर. या सो वी आर लेफ्ट विथ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इनटू स्मॉल r क्यूब. सो Q R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब. अब यहाँ पर ये जो एरिया था दैट वाज एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड दिस एरिया विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो अगर इस 4 पाई r स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में ले ले राइट साइड में, तो E का फॉर्मूला मिल जाएगा. So E, this will be E at that inside point. So E inside is 1 upon 4 pi small r square multiplied by ये पूरा टर्म that is Q r cube upon epsilon naught into r cube. So यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का स्मॉल r स्क्वायर और ये स्मॉल r क्यूब कट होके ऊपर सिर्फ स्मॉल r आएगा एंड E inside का फाइनल फॉर्मूला बना. You can actually rewrite the whole thing and write it as Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब को लिख लेंगे एज 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज K. सो E इनसाइड का फॉर्मूला बन गया. इसे अगर K लिख लोगे तो K क्यू बाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R. तो ये तुम्हारा इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया. एंड थोड़ा नोटिस करो तो KQ by R square is actually E at the surface. So the final formula is E at an inside point. For a non-conducting sphere, एक अंदर का पॉइंट लोगे at a distance R from the center, so that E at an inside point becomes E at the surface, जो कि ये KQ by capital R square था into small r by capital R.
सो ये एक फॉर्मूला बनेगा। सो यहाँ पर काफी बार वो लोग एक ग्राफ दे देंगे न्यूमेरिकल्स में। यू वांट द वेरिएशन ऑफ ई वर्सेस स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अगर कैपिटल आर यहां पे रहेगा, सो इफ दिस पॉइंट इज कैपिटल आर ऑन द एक्स एक्सिस, एंड ऑफ कोर्स ये ओरिजिन था, तो जीरो से आर, मतलब जीरो से आर में यू आर इन अ रीजन इनसाइड द स्फीयर, और इनसाइड द स्फीयर ई का जो फॉर्मूला है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अगर ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट ले लें, तो ये फॉर्मूला इट्स आइडेंटिकल टू, दिस इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस प्रोपोर्शनल टू, सीधा सीधा x आ जाएगा। y प्रोपोर्शनल टू x, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो y इक्वल टू mx आएगा, एंड y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जीरो से r का जो रीजन है उसमें तुम्हारा ग्राफ ऐसा दिखेगा। So this is the trend of E inside, which is varying with the distance r from the center. But जैसे ही तुम r के बाहर निकल गए, तो जो E outside का फॉर्मूला था, E outside was kq by small r square, मतलब E outside will start decreasing rapidly because of the inverse relation with r square। मतलब अभी स्मॉल r जितना बढ़ाते जाओगे E उतना ड्रॉप होते जाएगा, एंड ये ड्रॉप नॉन लीनियर है, तो ग्राफ यहां से ऐसा दिखेगा। So that is how the graph of E versus small r is going to look like from the formula that we have just learned. So ये हमारा फॉर्मूला बन गया E inside का। Now we want the formula for V inside. So वो डायग्राम एक बार वापस ड्रॉ कर लेंगे। This was our main sphere of radius capital R. Let us say I am taking a point here at a distance of small r, और यहाँ पे वही मैंने गॉसियन सर्फेस बना के रखा था। The total charge on the sphere was capital Q, and at that small r मुझे चाहिए पोटेंशियल कितना रहेगा। सो वी टेक अ स्मॉल शेल, स्मॉल शेल मतलब इट इज एक्चुअली अ थिन शेल, थिन शेल का रेडियस है, लेट्स टेक द रेडियस टू बी p एंड लेट द थिकनेस बी dp। इस शेल के वजह से स्मॉल r पे जो पोटेंशियल आएगा, अब स्मॉल r जो है वो शेल के बाहर का पॉइंट हो गया, तो शेल के बाहर का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी, एक तो पोटेंशियल छोटा रहेगा बिकॉज शेल वाज अ वेरी थिन शेल, सो द पोटेंशियल dv विल बी k इंटू dq, dq मतलब शेल का चार्ज, डिवाइडेड बाय स्मॉल r ओनली, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट है तो तुम्हें एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा वही लेना पड़ेगा। इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा सरफेस पोटेंशियल, सो बिकॉज ऑफ एन इनर शेल बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया k dq by r, सो द टोटल पोटेंशियल जो v आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को इंटीग्रेट करने के लिए dq लिखना पड़ेगा, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड इन द शेल, सो वी विल राइट v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k, इस शेल का जो चार्ज आएगा दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो टोटल चार्ज q पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द होल स्फीयर, मतलब 4/3 पाई r क्यूब इंटू इस शेल का वॉल्यूम विच इज 4 पाई p स्क्वायर dp। 4 पाई p स्क्वायर इसका सरफेस एरिया रहेगा, और थिकनेस dp के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये शेल का वॉल्यूम मिलेगा, और उसे डिवाइड करना था विद स्मॉल r। सो ये तुम्हारा k dq बाय स्मॉल r का एक्सप्रेशन बन गया। जो p शेल्स थे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, मतलब तुम्हारा वेरिएबल यहाँ पर p था बिकॉज यू वर यूजिंग द dp टर्म, तो p का स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहेगा और फाइनल वैल्यू रहेगा स्मॉल r, सो दिस विल बी 0 टू स्मॉल r। ये तुम्हारा सिर्फ एक टर्म ही बनेगा बिकॉज ये जो टर्म है इट गिव्स यू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू द इनर शेल्स। अब अगर तुम आउटर शेल कंसिडर करोगे, सो लेट अस टेक एन आउटर शेल, आउटर शेल ले लो ऑफ रेडियस इक्वल टू k, एंड थिकनेस जो रहेगा इसका dk ले लेंगे। अब आउटर शेल जो रहेगा वो इनर पॉइंट पे जनरेट करेगा सरफेस पोटेंशियल, इस शेल के वजह से जो सरफेस पोटेंशियल आएगा दैट विल बी k dq बाय इसी का रेडियस विच इज k ओनली। ओके, k ऑलरेडी हमने यहां पर यूज कर लिया, वी माइट हैव टू यूज अनदर वेरिएबल, सो लेट्स टेक द रेडियस एज m and thickness as dm, yeah that will be fine, so m is our variable, हाँ,
इसका सरफेस पोटेंशियल के डी क्यू बाई स्मॉल एम आएगा, और वही सरफेस पोटेंशियल यहाँ आर के डिस्टेंस पे भी आएगा, बिकॉज दैट आर बिकम्स एन इंटीरियर पॉइंट फॉर द आउटर शेल। सो ये हो जाएगा के डी क्यू बाई स्मॉल एम, और इसे भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर। सो के बाय एम को रहने देंगे, लेट दैट के बाय एम रिमेन। एंड जो डी क्यू का पार्ट था, डी क्यू का पार्ट सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द मेन स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, और उस शेल का वॉल्यूम आएगा 4 पाई एम स्क्वायर डी एम। बस इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके हमें फाइनली मिल जाएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो 4 पाई कैंसिल होगा, 4 पाई कैंसिल होगा, यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स है, एक तो ये 3 भी ऊपर चले जाएगा, सो लेट्स कट इट फ्रॉम हियर एंड लेट्स राइट इट इन द न्यूमरेटर ओनली। यहां से भी ये 3 ऊपर चले जाएगा। द कॉमन टर्म्स वी आर हैविंग, द कांस्टेंट टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर 3k³ बाई आर क्यूब, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर जाएगा। यहां से भी 3k³ बाई आर क्यूब, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, और वही टर्म इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन आएगा। सो व्हेन वी टेक दैट एंटायर थिंग आउट, वी हैव v इक्वल्स टू 3k³ बाई आर क्यूब। फर्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट विल बी पी स्क्वायर डी पी अपॉन स्मॉल आर का इंटीग्रेशन। अब स्मॉल आर जो है वो तुम कोई भी शेल ले लो, अगर कोई भी शेल लोगे तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस तो स्मॉल आर ही रहेगा, तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। एंड पी स्क्वायर डीपी का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी पी क्यूब बाई 3। सो ये मिलेगा 1 बाय आर पी क्यूब बाई 3, एंड लिमिट था 0 से लेके स्मॉल आर, प्लस इतना टर्म और इतना टर्म हम ऑलरेडी बाहर ले चुके थे, वो टर्म हमने यहां पर लिख लिया। यहां पर बचेगा एम स्क्वायर अपॉन एम, मतलब सिंपली एम बचा, और इंटीग्रेशन एम डी एम विल बी एम स्क्वायर बाई 2। एम स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन इज फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर। सो दैट इज द एक्सप्रेशन वी गॉट। अब v बन जाएगा 3k³ बाई आर क्यूब। यहां पर अगर हम लिमिट्स डाल दें तो दैट इज आर क्यूब बाई 3 माइनस 0 बाई 3, तो सिंपली आर क्यूब बाई 3, और स्मॉल आर के साथ कट किया तो दैट विल बी आर स्क्वायर बाई 3, प्लस लिमिट्स यहां पर डाल दो तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, इन दोनों को क्लब कर लेंगे। सो आर स्क्वायर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, मतलब माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 मतलब 6। तो इन दोनों को क्लब करके टोटल मिला माइनस आर स्क्वायर बाई 6। तो रीराइट कर लेंगे, इट इज आर स्क्वायर बाई 2, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 6। वी कैन टेक दैट 3 इनसाइड द ब्रैकेट, तो v का फॉर्मूला बन जाएगा k³ बाई आर क्यूब में से भी आर स्क्वायर को अंदर ले लेंगे, सो k³ बाई आर बचेगा। आर स्क्वायर अंदर गया तो ये आर स्क्वायर कटा, इट इज ओनली 1 बाई 2। 3 भी अंदर लिया तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3 अंदर लिया तो वो 3 और ये 6 कटेगा, तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा। और आर स्क्वायर भी अंदर लिया था तो ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर। इसे ही थोड़ा और रीअरेंज करेंगे, दैट इज वी कैन टेक दिस 2 आउट ऑफ द ब्रैकेट, एंड v का फाइनल फॉर्मूला बनेगा k³ बाई 2r। अंदर जो फर्स्ट टर्म बचा, 2 निकलने के बाद 3 बचेगा, सो 3 माइनस दिस इज 2 इज गॉन, सो इट इज स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सो यू कैन से स्मॉल आर बाई कैपिटल आर द होल स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर v इनसाइड द स्फीयर। सो ये v इनसाइड, मैंने कहा था ये v इनसाइड चाहिए था, तो v इनसाइड का ये वाला फॉर्मूला हमें मिल गया। ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन वो लोग पूछते नहीं है, बट डेरिवेशन अगर थोड़ा सीख लोगे तो तुम्हें कैलकुलस टाइप सम्स के लिए हेल्प करेगा। आई नो इट हैज गॉन अ लिटिल लॉन्ग, बट अगर ये तरीका है डिराइव करने का, तो ये तरीका सीखने में तुम्हारा बेनिफिट ही है। सो या इफ इट्स टेकिंग टाइम, गिव इट टाइम, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव परफॉर्म्ड ओवर हियर। कैलकुलस टाइप सम्स में ये हेल्प करेगा। यहीं से अगर मैं तुम्हें पूछ लूं v एट द सेंटर ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, तो अगर देखो सेंटर रहेगा तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 आएगा, स्मॉल आर को 0 डाला तो ये टर्म निकल जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा,
and V at the center becomes 3kq by 2r. So yeah, that is the formula for V inside for a non-conducting sphere. जो E का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, ये फॉर्मूला एक अलग वे में भी लिखा जाता है, सो वो अलग तरीका भी देख लो E का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. आई विल राइट इट हियर ओनली. सो E का फॉर्मूला मिला हमें E एट द सरफेस विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. टोटल कंबाइन कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर. के को लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इंटू आर मतलब ये हो जाएगा आर क्यूब. नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3. सो अगर मैं अपॉन 3 कर लूँ और इंटू 3 कर लूँ और नोटिस कर 4 by 3 pi r cube becomes volume and q, this q upon volume is the charge density of the sphere. ये हमने स्टार्टिंग में ले लिया था सिग्मा. सो q अपॉन 4 by 3 pi r cube, जो टर्म हमें यहां पर मिला q अपॉन 4 by 3 pi r cube, इसे हम सिग्मा लिख लेंगे. इंटू बचेगा स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट. अगर वेक्टर्स में लिखा जाए तो E बार लिखेंगे, दैट विल बी सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आएगा इनटू स्मॉल r बार इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेक्टर. ये फॉर्मूला JEE एडवांस के एक बहुत पुराने सम में आ चुका था एंड उसके बाद मेंस के भी एक क्वेश्चन में आया था, तो ये वाला मॉडिफिकेशन भी याद रखना. इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि अगर ये स्फीयर तुमने ले लिया और स्फीयर के इंटीरियर का एक पॉइंट लिया तुमने, बिकॉज ये तुम्हारा E इनसाइड का फॉर्मूला था. सो अंदर मान लो तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो r बार आएगा. तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज E एज अ वेक्टर एट एन इंटीरियर पॉइंट इज सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ये 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द स्फीयर एंड r बार मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो ये भी एक E का फॉर्मूला था, वो ध्यान में रखना. And yeah, this is where we are finally done with our second shape, that is a non-conducting sphere. We can now move on to the third shape. The third shape is a ring. So मान लो एक ring ले लिया and इसके ऊपर total charge Q है. This is center of the ring और ये मैंने draw कर लिया ring का axis. Let us take small r as the radius of the ring and we are taking a point on the axis of the ring एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द रिंग. ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेंगे एंड जो नेट इफेक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर द टाइम बीइंग तुम्हें मेमोराइज करना है. फॉर अ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा? सो दिस विल बी k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2. E का फॉर्मूला अगर मेमोराइज कर लोगे तो V का फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे. V का फॉर्मूला जो V और E का रिलेशन हमने पढ़ा था यहां पर, या वी स्टडीड द रिलेशन E इज माइनस dV बाई dr. सो जो V रहता है यहां से V इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E dr. So we can apply it here. V will be minus of integration E dr. यहाँ पे लेंथ, द वेरिएबल लेंथ विल बी x. r तो रेडियस ऑफ द रिंग था जो कांस्टेंट रहेगा, इट वोंट चेंज. सो द वेरिएबल इज x. So instead of dr we will have to use the term as dx. So yeah, this will be minus of integration. It is k q x upon r square plus x square power 3/2 and dx. ये हमने E का फॉर्मूला डाला और यहाँ पर dx आएगा. इसका इंटीग्रेट करने के लिए सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे. सो लेट t बी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अगर दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx विल बी, r कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. dx को वहां पर ले लो, सो dt विल बिकम 2x dx एंड 2 को भी अगर हम यहाँ नीचे ले लेंगे, सो dt बाई 2 इज व्हाट विल बी x dx. तो इसे अगर यूज कर लेंगे यहाँ पर, तो v का हमारा फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो KQ तो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, सो बाहर आ जाएगा माइनस KQ. इंटीग्रेशन के अंदर x dx, x dx मतलब dt बाई 2, वो बाई 2 बाहर ले लेंगे, ऊपर रह जाएगा dt. और ये वाला टर्म हमने लिया था t, सो दिस विल बी t पावर 3/2. सो नीचे अगर t पावर 3/2 आया, आई कैन टेक इट अप एंड आई कैन राइट इट एज t पावर माइनस 3/2.
सो दिस विल बी टी पावर माइनस 3/2 dt, और टी पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी v इक्वल टू माइनस के क्यू बाई टू, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन इज एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये बन जाएगा टी पावर माइनस 3/2 प्लस वन इज माइनस हाफ अपॉन एन प्लस वन, वो भी माइनस हाफ ही आएगा. सो दिस टू गेट्स कैंसल्ड विद दिस टू, माइनस इस माइनस को कट करेगा, सो वी आर फाइनली लेफ्ट विथ के क्यू इंटू टी पावर माइनस हाफ. टी पावर माइनस हाफ मतलब टी पावर हाफ इन द डिनोमिनेटर, टी पावर हाफ मतलब रूट टी, एंड रूट टी का जो वैल्यू था दैट वाज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला हो गया v का. दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू द रिंग. सो अगर एक रिंग के एक्सिस पे x के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोगे तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला रहेगा, एंड पूरा कैलकुलस की तरीके से सॉल्व करके पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहेगा. सो या दैट वाज अबाउट अ रिंग. अगर रिंग का पता चल गया तो हम डिस्क का फाइंड कर सकते हैं. सो मान लो अभी ये शेप तुम्हारा डिस्क था, एंड द टोटल चार्ज ऑफ द डिस्क इज क्यू. और डिस्क एक 2D फिगर रहेगा, तो जो चार्ज है वो थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. सो फॉर द डिस्क वी हैव एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एरिया. चार्ज टोटल रहेगा क्यू, डिस्क का रेडियस ले लेंगे स्मॉल आर, एंड वही एक पॉइंट ले लो एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क from the center. So इस point पे once again we need the formula for E and we need the formula for V also. So we take a small ring, वेरिएबल मान लो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया k, तो रिंग का रेडियस k और रिंग का जो थिकनेस है लेट्स कॉल इट डी के. रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आएगा, ओके लेट्स फाइंड पोटेंशियल फर्स्ट, एंड पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेके E आ जाएगा. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वाज के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो रिंग के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, लेट्स कॉल इट डीवी, दैट विल बी के. अभी रिंग काफी थिन था तो इसका चार्ज छोटा रहेगा, सो वी विल से डी क्यू इज द चार्ज डिवाइडेड बाई रूट ओवर रिंग का रेडियस के स्क्वायर, मतलब रिंग का रेडियस के तो टर्म आएगा के स्क्वायर प्लस डिस्टेंस विल बी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर. और इसे अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो dv भी इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड dv इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल v मिलेगा. सो या v विल बी दिस. और जो लिमिट रहेगा इंटीग्रेशन का, फिलहाल हमारा ठीक है dq लिखा है, बट वो फाइनली हम dk के टर्म्स में लेकर आएंगे. और k हमारा वेरिएबल था. रिंग्स विल बिगिन फ्रॉम द सेंटर एंड गो अप टू द पेरीफेरी. तो सेंटर वाले रिंग का रेडियस 0, एंड पेरीफेरी पे जो रिंग आएगा उसका रेडियस स्मॉल r आएगा. तो ये इंटीग्रेट होगा 0 से स्मॉल r में. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल r. के मतलब वही अपना 1/4πε0. डी क्यू मतलब चार्ज ऑन द रिंग, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क. सो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रिंग का एरिया ये हो जाएगा 2 पाई के इंटू डी के, द होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ध्यान में रखना x कांस्टेंट है, k वेरिएबल है, एंड इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ का जो टर्म आया वो डी के आया. So this will be okay. Now this k and this k are actually different because ये k 1/4πε0 था. So it will be better if we can take a different term here. So k के बदले let's call it m. So radius is m and thickness is dm. तो ये जो k square है this will become m square and this will remain k only. So this will be 2 pi m dm and नीचे आ जाएगा m square plus x square. Yeah. So you can now cancel a pi up and down. स्मॉल आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सो 2k क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर वी कैन टेक इट आउट. सो दिस विल बी 2k क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r. ये हो जाएगा ऑफ m डी एम अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. वही बात वापस m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे. सो लेट t बी m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे विथ m. सो dt बाई डी एम, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2m, और एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो डेरिवेटिव 0 आएगा. dm अगर राइट में ले लेंगे सो देन dt बिकम्स 2m dm, एंड 2 को भी लेफ्ट में ले लेंगे, सो dt बाई 2 विल सिंपली बी m dm. तो m dm, सो वी हैव 2k q बाई r स्क्वायर
integration from 0 to small r, mdm becomes dt by 2, तो ऊपर आ जाएगा dt, जो बाई 2 था उसे हम बाहर लिख लेंगे यहाँ पर, सो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये जो रूट का टर्म है, अगर इसको t लिया था तो ये वाला टर्म हो जाएगा रूट t, 1 अपॉन रूट t, मतलब t पावर माइनस हाफ। सो वी आर इंटीग्रेटिंग t पावर माइनस हाफ dt, t पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी t पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। सो माइनस हाफ प्लस 1 मतलब 1 बाई 2, सो t पावर हाफ अपॉन ये भी आ जाएगा 1 बाई 2। सो व्हेन यू पुट इट हियर दिस विल बी k क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट करके मिला t पावर हाफ अपॉन हाफ, एंड द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। नाउ व्हेन यू टेक दैट 2 हियर, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, सो दिस विल बी गॉन। आई नो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें लिमिट्स यहीं पर चेंज कर लेनी चाहिए थी, बट लिमिट्स चेंज नहीं किया और रीसब्स्टिट्यूट करके फिर लिमिट्स डालोगे तब भी चलेगा। सो आई विल रीसब्स्टिट्यूट t फॉर नाउ, और t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट हैज टू गो फ्रॉम 0 टू r। r डाल दोगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और m को 0 डालोगे तो सिर्फ रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब x आएगा। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला बना, द फाइनल फॉर्मूला फॉर v, ये तुम्हारा पूरा v का डेरिवेशन था, तो v का फाइनल फॉर्मूला बना 2k क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड रूट के अंदर पहला टर्म आ गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जैसे ही m को 0 डाला सेकेंड टर्म आ गया सिंपली रूट एक्स स्क्वायर विच इज x, तो माइनस एक्स, एंड ये बन गया तुम्हारा v का फॉर्मूला एट दिस डिस्टेंस x फ्रॉम द डिस्क। सो या ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। आई डोंट रिकलेक्ट एनी क्वेश्चन जहाँ पे ये फॉर्मूला आया था, बट इस एक्चुअली पूरे डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे एज कैलकुलस, तो तुम्हारा फिजिक्स में जो कैलकुलस टाइप क्वेश्चन आता है उसके लिए थोड़ा तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सो या यू गॉट द फॉर्मूला फॉर v। ई का जो फॉर्मूला रहता था दैट वाज माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पे डिस्टेंस x था, सो दैट विल बी माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इसका ही अगर डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, the negative derivative will give us the formula for e. So let's start differentiating that. v का जो फॉर्मूला हमें मिला that was 2k q by r square, रूट के अंदर था r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड e बन जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, सो दैट विल बी, इसका माइनस ले लो, सो माइनस 2k q बाई आर स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, सो दिस इज कैपिटल एक्स, तो इसे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट वही कैपिटल एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ वॉट एवर केम इन प्लेस ऑफ कैपिटल एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो इनटू हमने 2x कर लिया, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। यू कैन कैंसिल ऑफ दैट 2 अप एंड डाउन, और ये नेगेटिव साइन अगर अंदर ले लोगे तो ये दोनों फ्लिप हो जाएगा। सो जो e का फॉर्मूला बना दैट इज 2k क्यू बाई आर स्क्वायर, पहला टर्म आ जाएगा 1 माइनस सेकेंड टर्म विल बी x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो या दैट्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर e। फॉर अ डिस्क, टेक द फिफ्थ शेप। फिफ्थ शेप इज एन इन्फिनिट प्लेट। अगर एक इन्फिनिट प्लेट ले लोगे और इसका चार्ज मान लो पॉजिटिव है, अगर इट्स अ मेटालिक प्लेट, प्लेट 2D है तो चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ओवर द सर्फेस, ऐसे बाहर कुछ नहीं रहेगा, इट्स जस्ट अ चार्ज्ड प्लेट, तो थ्रू आउट द फ्रंट एरिया एंड द बैक एरिया ये पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज इट इज एन इन्फिनिट प्लेट तुम्हारा चार्ज भी इन्फिनिट रहेगा, बट इस केस में वी कैन डिफाइन चार्ज पर यूनिट एरिया, सो लेट सिग्मा बी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। यहां पर एक गॉसियन सिलेंडर बना दो, सो गॉसियन सिलेंडर इतने एरिया को कट करेगा ऑन द डिस्क, एंड दैट गॉसियन सिलेंडर एक्सटेंड्स ऑन द अदर साइड ऑल्सो। ओके, आई होप आपने इतना सब लिख लिया है, सो आई जस्ट इरेज ऑफ दिस मच पार्ट। एंड या पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा, तो इस सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से भी बाहर आएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से भी बाहर आएगा।
ये जो रीजन है इसका एरिया, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे थीटा जीरो आएगा, तो जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा बिकॉज थीटा जीरो आया। सो जो फ्लक्स निकला, फ्लक्स इज ई बार डॉट ए बार, तो यहां से ई बार डॉट ए बार बिकम सिंपली ई ए इंटू कॉस थीटा, बट कॉस थीटा 1 आया। और यहां से भी जो फ्लक्स आया दैट इज ई इंटू ए। ई मतलब इस पॉइंट का या इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए मतलब ये जो एरिया हमने लिया था दैट इज द एरिया। तो अगर टोटल फ्लक्स कंसिडर करें, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज 2EA, but as per Gauss law the flux coming out should be charge enclosed upon epsilon naught। अगर ये एरिया A था and sigma was the charge per unit area, so the enclosed charge will be sigma into A। तो sigma into A is the enclosed charge, upon epsilon naught करोगे तो फ्लक्स आएगा। तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स हम इक्वेट करेंगे, दोनों साइड्स पर एरिया कैंसिल हो जाएगा एंड जो E का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 भी नीचे जाएगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So, electric field intensity at a nearby point for an infinite plate is given by sigma by 2 epsilon naught, where sigma is the charge per unit area, epsilon naught मतलब जो मीडियम रहेगा उसका परमिटिविटी। अगर मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, मान लो कोई और मीडियम रहेगा, मान लो नाइट्रोजन गैस आ गया, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा और एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देंगे विद के एप्सिलॉन नॉट एंड देन के विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मीडियम। ये के मतलब हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। So yeah, that is the fifth shape that we have done. Take the sixth shape, that is a random shape. Random shape, and we will consider it as a metallic body. Metallic body बोलने का मतलब ये है कि जो भी चार्ज रहेगा वो सरफेस पे रहेगा और बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। So if you take a randomly shaped body, let us say the charge is positive, ये सारा चार्ज बॉडी के सरफेस पे ही रहेगा। Let's take a point very close by to the body. ये point B है, so we consider a small area over here, and we will draw a Gaussian cylinder. The Gaussian cylinder looks like this, and let us say that the point which is going inside the body is point A. Gaussian cylinder का ये वाला जो area है, see it is a small area, so we can take it as DA. DA बोलो A बोलो सब एक ही बात है। I'll currently call it A only. तो मुझे जानना है कि पॉइंट बी पे ये जो रैंडमली शेप्ड बॉडी है उसके नियर बाय पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना रहेगा। अब मैंने कहा था कि अगर बॉडी के इंटीरियर का कोई पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज तुम्हारा जीरो आएगा। अगर चार्ज एनक्लोज जीरो आएगा तो ई का जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जीरो आएगा। तो बिकॉज ए इज इनसाइड द बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। सो जो भी फ्लक्स बाहर आएगा ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर पुश करेंगे, तो जो भी फ्लक्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन ओनली बिकॉज इस रीजन को वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर एरिया वेक्टर भी यहाँ पर आया, ई भी यहाँ पर आया, ई एंड ए आर पैरेलल, सो थीटा इज 0 डिग्री एंड कॉस थीटा वापस 1 आएगा। तो जो फ्लक्स इस एरिया से निकला, द फ्लक्स इज ई B into the area A. EB मतलब electric field intensity at the point B. So I'll call this EB. Electric field intensity at the point B into the area gives me the flux, and that flux by Gauss theorem is the charge enclosed upon epsilon naught. तो ये जो Gaussian cylinder हमने बनाया था उसका charge enclosed that will be this area A multiplied by sigma. सिग्मा मतलब वापस सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द रैंडम शेप, तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड लाइक आई सेड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो या अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा तो ये जो चार्ज एनक्लोज्ड आएगा दैट विल बी सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए बिकम्स द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फ्लक्स रहेगा बाय गॉस थ्योरम एंड डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ई इंटू ए था, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा। जस्ट लाइक द प्रीवियस केस एरिया कैंसिल होगा और नियर बाय पॉइंट पे एक बॉडी के, एक रैंडम शेप्ड बॉडी के नियर बाय पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बना उसका फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो जो फिफ्थ शेप हमने पढ़ा था, इन्फिनिट प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया बिकॉज फ्लक्स दो साइड से बाहर आता था, बट फॉर अ रैंडमली शेप्ड बॉडी फ्लक्स एक ही साइड से बाहर आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर बाय पॉइंट पे आएगा दैट विल बी ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस डेरिवेशन में थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे। So you can consider the entire body to be in two parts. This part we will call it the marked body, and the other remaining body is what we will call the remaining body. So A पे जो electric field intensity था वो zero था. So let us say E1 is electric field intensity at any point due to the marked body, and E2 ले लेंगे electric field intensity due to the remaining body. आई सेड ई ए जीरो था, मतलब अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। सो ई ए बार जीरो है। ए पे मार्क्ड बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा, लेट्स कॉल इट ई वन बार, प्लस रिमेनिंग बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा एट ए, दैट इज ई टू बार। सो ई वन बार प्लस ई टू बार इज इक्वल टू जीरो। रीअरेंज करेंगे तो ई वन बार इज माइनस ऑफ ई टू बार। अब दोनों साइड्स पे हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो E1 बार का मैग्नीट्यूड इज सिंपली E1 एंड माइनस E2 बार का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस E2 बार बोलो या E2 बोलो, वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो E1 एंड E2 का जो मैग्नीट्यूड आया वो सेम आया। मतलब रिमेनिंग बॉडी रिमेनिंग बॉडी एंड मार्क्ड बॉडी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेंगे उनका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगे। मतलब मार्क बॉडी जो है वो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा इस साइड, लेट्स कॉल इट E1, एंड ये जो रिमेनिंग बॉडी है वो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरे साइड पे जनरेट करेगा एंड दैट विल बी E2। सो बिकॉज E2 एंड E1 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पॉइंट ए पे E1 और E2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड इसलिए पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे जीरो है, इससे हमें E1 इक्वल टू E2 है ये पता चला। तो पॉइंट बी पे अगर देखेंगे तो पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी बना था इट इज मेड ड्यू टू द मार्क बॉडी एज वेल एज रिमेनिंग बॉडी। तो पॉइंट बी पे ई बी जो था दैट वाज आल्सो E1 प्लस E2, बट E1 एंड E2 आर इक्वल, और ई बी का फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बिकम्स E1 एंड E2, लेट्स कॉल इट इक्वल टू E ओनली। सो ये बनेगा E प्लस E, ये 2E बनेगा, और 2 को अगर हम नीचे ले लें सो E जो आया दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये E क्या था? सो E वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईदर ड्यू टू द मार्क्ड बॉडी और द रिमेनिंग बॉडी एट दैट एक्सटर्नल पॉइंट। सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है दैट ड्यू टू द मार्क्ड बॉडी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिमेनिंग बॉडी की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया दैट इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनका अगर टोटल करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू द एंटायर बॉडी, बट ड्यू टू ओनली द मार्क्ड और द रिमेनिंग बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सो इफ दिस वाज द बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, दैट वाज द मार्क्ड पार्ट, the nearby point is the point B, the interior point is the point A, and this was our Gaussian cylinder. ये जो मार्क्ड रीजन है इसका चार्ज मान लो dq है। फिलहाल इसको मैं छोटा एरिया कंसिडर करता हूं तो इसका चार्ज भी छोटा रहेगा। अगर इसका चार्ज dq है और रिमेनिंग बॉडी के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E था, तो ये चार्ज dq एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट आउटवर्ड फोर्स लेट्स कॉल इट df। ये जो आउटवर्ड फोर्स df आएगा, फोर्स का फॉर्मूला सिंपल था q इंटू ई, तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा dq इंटू ई। सो वी हैव df इज इक्वल्स टू dq मतलब इसका चार्ज दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज सिग्मा इंटू इसका एरिया विच विल बी dA मल्टीप्लाइड बाय E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू द रिमेनिंग बॉडी। तो रिमेनिंग बॉडी का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने अभी अभी देखा इट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इनटू कर दिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डीए को लेफ्ट में ले लेंगे। सो डीएफ अपॉन डीए दैट बिकम्स सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस टर्म
अभी एफ अपॉन ए अगर कहेंगे तो एफ अपॉन ए मतलब ये तो प्रेशर का टर्म हो गया। सो ये जो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी तुम ले लोगे, तो चार्ज्ड बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस सरफेस पे होने की वजह से हर छोटा पार्ट एक रिपल्सिव प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। वो रिपल्सिव प्रेशर इट इज ड्यू टू द चार्जेस, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये चार्जेस को बाहर की तरफ पुश करेगा। लेट अस से इस प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ये वाला जो चार्ज था, इट मूव्स आउट बाय अ क्वांटिटी इक्वल टू dx। अगर तुम dx क्वांटिटी से बाहर जाओगे तो जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी df इंटू डी एक्स। एंड लेट अस से ये जो तुम्हारा एरिया dA था उसे भी dx के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो dA इंटू डी एक्स करोगे तो तुम्हें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। सो df इंटू डी एक्स गिव्स यू द वर्क डन dw अपॉन dA इंटू डी एक्स। dA इंटू डी एक्स बन जाएगा dv df अपॉन dA। ये df अपॉन dA को हम लिख सकते हैं dw अपॉन dv, बट df अपॉन dA का ये फॉर्मूला था, तो dw अपॉन dv जो है दैट ऑल्सो बिकम्स सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। So for a randomly shaped body, that sigma square by 2 epsilon naught is called electrostatic pressure. It is also called energy per unit volume. And energy per unit volume मतलब energy density. So for a randomly shaped body which is metallic in nature, मतलब conducting nature, first of all उसके nearby point पे electric field intensity जो total आएगा that will be sigma by epsilon naught. अगर छोटा बॉडी मार्क करोगे और रिमेनिंग बॉडी रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ईच ऑफ देम विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ नियर बाय पॉइंट और एट एनी पॉइंट ऑन द surface of the body, and that sigma square by 2 epsilon naught is also called energy density for the entire body. So yeah, that was about the sixth shape, that is a random shape. There are two more shapes, so take the seventh shape. This time what we are taking is an arc. So अगर एक arc consider करेंगे, let us say the total charge on that arc is again capital Q. Let that be a positive charge. And ये तुम्हारा center of the arc रहेगा. So अगर इसको join कर लोगे periphery के साथ, पेरीफेरी मतलब एंड्स ऑफ द आर्क के साथ, तो ये जो टोटल एंगल आएगा दैट्स थीटा। तो इस टोटल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा ये फाइंड करना है, एंड वी वांट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आल्सो। सो या दैट्स द होल क्वेश्चन। हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, लेट दैट एलिमेंट हैव द एंगुलर थिकनेस, ये जो एंगुलर थिकनेस है, let that angular thickness be d alpha, and let us say the position, the angular position of that element is alpha. अगर radius of the arc capital R है, तो अगर इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इस पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेगा, बिकॉज ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी कैपिटल R, दैट्स द रेडियस ऑफ द आर्क, एंड इंक्लिनेशन अल्फा है, तो इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा r cos अल्फा कॉमा r sin अल्फा। ओके, आई डोंट रिमेंबर इस डेरिवेशन में इसका कोई यूटिलिटी है कि नहीं, बट या बस बोल के रखा है कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा r cos अल्फा r sin अल्फा। अगर ये d अल्फा था तो ये जो लेंथ आएगा, दिस एंटायर लेंथ इज गोइंग टू बी r into that angle which is d alpha. So yeah, the length is r d alpha. इस पॉइंट पे इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ पुश करेगा। लेट्स कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी DE बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट आई हैव टेकन हियर। अगर ये DE है और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही आएगा। एक सिमेट्रिक एलिमेंट अगर यहां पर ले लोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जाएगा, इतना इरेज कर लेंगे, इट्स लुकिंग टू कॉम्पैक्ट। या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सिमेट्रिक एलिमेंट को जो तुमने यहां पर लिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू DE ओनली। इन दोनों के अगर कंपोनेंट्स ले लेंगे इस डायरेक्शन में, तो इसका अल्फा के डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा DE cos अल्फा, इसका भी इस तरफ कंपोनेंट आएगा DE cos अल्फा, तो इधर जो कंपोनेंट आ गया दैट इज 2DE इंटू cos अल्फा।
डीई का वर्टिकल कंपोनेंट और इस डीई का वर्टिकल कंपोनेंट ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. So finally I am left with 2 dE cos alpha as the electric field intensity due to this and this element combined together. So जो total electric field intensity है वो इसे integrate करके आएगा. That will be integration of 2 dE cos alpha. So 2 तो constant है वो बाहर आएगा. इंटीग्रेशन में एक तो cos alpha का टर्म रहेगा. dE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट. अब ये एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल सिंपली बी के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो के डी क्यू बाय डिस्टेंस तुम्हारा कैपिटल आर आएगा तो अपॉन आर स्क्वायर. अब डी क्यू मतलब इस एलिमेंट का चार्ज. सो दैट चार्ज विल बी टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट. सो डी क्यू लिखा जाएगा एज टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, total length is r into theta, so upon r theta multiplied by इसका length is r d alpha. अब इंटीग्रेशन का जो लिमिट रहेगा, इफ यू सी वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली दिस साइड. ऐसा इसलिए बिकॉज व्हेन वी टुक 2 dE cos alpha तो हमने इसका सिमेट्रिक एलिमेंट यहां पर कंसिडर कर लिया था. सो फॉर अल्फा का लिमिट वी नीड टू टेक ओनली हाफ द रिंग. सो अल्फा विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू दिस वैल्यू. टोटल एंगल थीटा था तो हाफ एंगल थीटा बाई 2 आएगा. तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर थीटा बाई 2. वंस अगेन इधर का लिया नहीं बिकॉज व्हेन यू टुक दिस एलिमेंट सिमेट्रिक एलिमेंट तुम कंसिडर कर चुके थे. सो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस पार्ट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन यू टुक हियर. सो या जो ई का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर. कॉमन आ जाएगा. कॉमन मतलब कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा. You can cancel r and r over here. You can even take theta outside. So नीचे आ जाएगा r square theta into cos alpha d alpha. Cos alpha का इंटीग्रेशन sin alpha. So ये हो जाएगा sin alpha from 0 to theta by 2. So it will be sin of theta by 2 minus sin 0. So sin theta by 2 minus 0 that is sin theta by 2 only. So ये आ जाएगा into sin of theta by 2. अब ये जो 2 है ना इस 2 को हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे. ओके एक्चुअली वी वोंट टेक इट इन द डिनोमिनेटर, वी विल लेट इट रिमेन हियर ओनली. सो ई का फॉर्मूला बनेगा लेट अस से चार्ज पर यूनिट लेंथ जो q अपॉन जो लेंथ था दैट वाज r थीटा. सो q बाय r थीटा को मान लो लैम्बडा ले लिया. सो लेट द चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी लैम्बडा. आई मीन लेट द चार्ज पर यूनिट लेंथ बी लैम्बडा. सो q अपॉन r थीटा को अगर लैम्बडा डाला तो ये बन जाएगा 2k q बाय r थीटा इज लैम्बडा. r का टर्म बचेगा इनटू आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2. तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू एन आर्क ऑफ एंगल थीटा एट द सेंटर. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना. इसके कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करो. मतलब मान लो आर्क अगर एक 1/4 ऑफ एन आर्क है. इफ इट इज 1/4 ऑफ एन आर्क तो ये जो एंगल बना यहां पर दिस एंगल हियर इज 90 डिग्री. इसका लैम्बडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. रेडियस मान लो r है. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ पुश करेगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी 2k लैम्बडा बाई r इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2. थीटा 90 था तो 90 बाई 2 बन जाएगा. 90 बाई 2 मतलब 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री विल बी 1 बाई रूट 2. सो इनटू जब कर दोगे 1 बाई रूट 2 तो दैट रूट 2 एंड दिस रूट 2 विल बी गॉन. यहां पर रूट 2 बचेगा और ये रूट 2 कैंसिल हो गया. सो ड्यू टू अ 90 डिग्री आर्क तुम्हारा ई का फॉर्मूला बन गया रूट 2 k लैम्बडा बाय r. एंड डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन होगा. व्हाट इफ यू टेक अ सेमी सर्क्यूलर आर्क. अब सेमी सर्क्यूलर आर्क मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है दैट इज 180. once again it is a positively charged ring only. so central angle 180 आएगा एंड जो नेट पुश रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगा. सो एंगल अगर 180 डाल देंगे इस फॉर्मूला में तो 180 बाई 2 मतलब 90 साइन 91. सो फाइनल फॉर्मूला 2k लैम्बडा बाय r आ गया. सो E is 2k लैम्बडा बाय r फॉर अ सेमी सर्क्यूलर आर्क एट द सेंटर. इसका लॉजिक काफी बार स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि इस रिंग का इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इस रिंग का इस तरफ आएगा
और लेट अस से इफ दिस वाज x एंड दिस वाज x, तो x एंड x वो दोनों आपस में 90 डिग्री पे रहेंगे। तो x एंड x का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर्स के हिसाब से, दैट विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू x इंटू कॉस 90, बिकॉज दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वॉज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये टर्म जीरो आएगा। रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर, तो ये रूट टू इंटू एक्स बन जाएगा। एंड रूट टू इंटू एक्स, इसमें एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी वन ऑफ देम, जो कि ये था। तो इसे अगर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू के लैम्डा बाय आर आएगा, एंड दैट्स द वेरी फॉर्मूला यू गॉट हियर। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। बाकी मेन फॉर्मूला में थीटा को डाल दोगे तो भी फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। सिमिलरली इफ यू टेक let's say you take a total of 3 arcs, मतलब सेंट्रल एंगल अगर तुमने ले लिया 270, सो ये अगर तुम्हारा थीटा है विच इज 270 डिग्रीज। वंस अगेन लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, पॉजिटिव चार्ज आएगा। So you will get the final formula when you put theta as 270 in this formula. तो 270 by 2 135 and sin 135 1 by root 2. Root 2 cut होगा and you will get root 2 k lambda by r. So the net electric field इस तरफ push होगा, and like I said it will be root 2 k lambda by r. ये मुझे मिला थीटा को 270 डाल के इन द फॉर्मूला, बट वो पिछले वाला इधर का लॉजिक यूज करोगे तो भी हो जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो गया, और सिर्फ इस क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में, और वन क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वाज रूट टू के लैम्डा बाय आर। तो वही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर एन आर्क तुम ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे, और ये स्पेशल केसेस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लोगे तो बेटर पड़ेगा। तो या फॉर द टाइम बीइंग वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो वंस अगेन उस आर्क को ही ड्रॉ कर लो। सो द एंटायर आर्क हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, जस्ट जॉइन इट विद द एंड्स। ये सेंट्रल एंगल थीटा लिया था। इस पॉइंट पे आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल लेफ्ट में गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका फॉर्मूला मिल गया 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब इस पॉइंट पे अगर v चाहिए तो वंस अगेन यू टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। वो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज मान लो dq है, तो dq के वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, ये डिस्टेंस r है। सो v द स्मॉल पोटेंशियल विल बी k dq by r, because kq by r was the formula for potential at a distance r. इंटीग्रेट कर लेंगे, सो टोटल पोटेंशियल v आ जाएगा। अब k by r पूरा ही कांस्टेंट है, बिकॉज अगर इस एलिमेंट को यहां पर भी ले लोगे तो यहां से भी वो डिस्टेंस r आएगा। सो यू टेक दैट एलिमेंट एनीवेयर, तुम्हारा r का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। सो इट्स अ कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन dq मतलब दैट विल बी टोटल चार्ज ऑन द रिंग। सो ये सिंपली आ जाएगा kq by r। सो पोटेंशियल के फॉर्मूला में तुम्हारा कोई थीटा का टर्म नहीं आएगा। थीटा चाहे कुछ भी हो, सेंटर पे तुम्हारा जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल का सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया kq by r। So yeah, this was it about our seventh shape, that is an arc. And we can move on with the eighth shape. It's a finite rod. So finite rod ले लो, and let us say it is positively charged. इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लेंगे। सो लैम्डा फॉर द रॉड इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके फॉर्मूला में कोई डेरिवेशन नहीं है, बस फाइनल फॉर्मूला है, वो तुम्हें याद रखना है। सो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेट अस से रॉड से एक डिस्टेंस r पर हमने पॉइंट ये वाला ले लिया, तो ये जो पार्ट ऑफ द रॉड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पुश होगा। ये पॉजिटिव वाले का पुश थोड़ा इस तरफ आएगा, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा। सो इस रॉड के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इस तरफ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट यहां पर और एक कंपोनेंट यहां पर। So this component is perpendicular to the rod. We will call it E perpendicular, and this component is parallel to the rod, so we will call it E parallel. E parallel and E perpendicular दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, you will join it with the ends of the rod. ends of the rod के साथ ज्वाइन कर लोगे तो ये जो ऊपर का एंगल मिला, let's call it alpha, and ये जो नीचे का एंगल मिला, let's call it beta.
सो आर को इरेज कर लो. दिस बॉटम एंगल इज बीटा एंड या द डिस्टेंस यू टुक हियर वाज आर. जो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी के लैम्बडा बाय आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. एंड ई पैरेलल इसका फॉर्मूला है के लैम्बडा बाय आर इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. इन फॉर्मूला को सिंपली एज इट इज मेमोराइज करके रखना है. अब इस फॉर्मूला में एक स्पेशल केस ऐसा बनेगा कि मान लो ये रॉड यहाँ से इन्फिनिट लेंथ का हो गया और यहाँ से भी इन्फिनिट लेंथ का हो गया. सो इफ आई से फॉर एन इन्फिनिट रॉड, देखो अगर ये रॉड यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये वाला जो लाइन बनेगा इट विल बी लार्जली वर्टिकल. अगर ये लाइन काफी वर्टिकल हो गया तो अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 आएगा. सिमिलरली इस साइड का रॉड अगर इन्फिनिट लेंथ का हो गया तो ये वाला लाइन काफी वर्टिकल होगा एंड देन बीटा का एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 आएगा. सो अल्फा इज बीटा इज 90 डिग्री और अल्फा बीटा को 90 अगर इसमें डाल देंगे तो ई परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 मतलब 2. सो ओवरऑल फॉर्मूला बना 2k लैम्बडा बाय आर. एंड ई पैरेलल में अगर अल्फा और बीटा 90 डाला तो cos 90 माइनस cos 90 0 माइनस 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 ओनली. तो ई पैरेलल 0 आएगा. मतलब मान लो अगर एक इन्फिनिट रॉड ले लिया तो इन्फिनिट रॉड के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आएगा. द पैरेलल कंपोनेंट विल बी परफेक्टली 0. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना दैट फॉर्मूला फॉर एन इन्फिनिट रॉड विल बी 2k लैम्बडा बाय आर. तो ये फॉर्मूला याद रखना. इन्फिनिट रॉड के लिए ये फॉर्मूला काफी बार पूछते हैं न्यूमेरिकल्स में. एंड रॉड अगर इन्फिनिट नहीं रहा और कुछ फाइनाइट लेंथ का रहा तो ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें आने चाहिए. अब ई का फॉर्मूला फाइंड कर लिया तो वी का भी फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे. सो लेट अस से दिस इज द रॉड एंड इट्स अ फाइनाइट रॉड ओनली. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट हियर एट अ डिस्टेंस आर. इस पॉइंट को y एक्सिस पे हम 0 मानेंगे. सो दिस इज y इक्वल टू 0. लेट्स से दिस वैल्यू ऑन द y एक्सिस इज y इक्वल टू b एंड ये जो लोअर वैल्यू है दैट्स y इक्वल टू माइनस a. अब मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया. This element will have a charge of okay, let us say this element is at some y coordinate of y. इसका वर्टिकल लेंथ आ जाएगा dy. और अगर रॉड का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा था तो इसका जो चार्ज आएगा दैट चार्ज dq विल बी लैम्बडा dy. अगर ये वाला ट्राइंगल फिनिश करेंगे तो ये जो लेंथ आएगा दैट विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड ये जो ऊपर का एंगल है वो है अल्फा और ये नीचे का एंगल बीटा है. So I'm not drawing that alpha and beta now. So yeah, we have dq and इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा वो इस एलिमेंट के वजह से let's say the potential is dv. That will be k into dq by this length which is root r square plus y square. So total potential आएगा इसे इंटीग्रेट करके, मतलब इसे इंटीग्रेट करके. So total potential के लिए k बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू बिकम्स लैम्बडा डी वाई. सो इसे लिख लिया लैम्बडा डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन हैज टू गो फ्रॉम वाई का जो लिमिट रहेगा दैट गोज फ्रॉम माइनस ए अप टू बी. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो टोटल लेंथ आएगा दैट इज मतलब बी टू माइनस ए का जो डिस्टेंस है that distance is going to be the length of the rod. So मान लो अगर ये वैल्यू माइनस 10 था तो a का वैल्यू 10 आएगा एंड मान लो ये वैल्यू 5 है तो द लेंथ ऑफ द रॉड बिकम्स 15. सो इट्स लाइक 5 माइनस माइनस 10. सो यहां पर लेंथ ऑफ द रॉड आ जाएगा b माइनस माइनस ए दैट इज b प्लस ए. तो b प्लस ए कहीं पर भी आया दैट विल बिकम द लेंथ ऑफ द रॉड. एंड जस्ट ट्राई इंटीग्रेटिंग दिस. So v का फॉर्मूला बनेगा k. लैम्बडा हैज टू कम आउट, इट इज अ कांस्टेंट. सो k लैम्बडा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अभी फॉर्मूला ऐसा था 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x. द फॉर्मूला वाज log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. अब डेफिनाइट इंटीग्रेशन है यहाँ पर तो प्लस सी तो नहीं आएगा बट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दिस विल बी k लैम्बडा. इंटीग्रेट करके यू हैव log ऑफ वेरिएबल इज y प्लस
root over y square plus r square, and the limit has to go from minus a to b. So when we put in the limit, we get v equals to k lambda. जो पहला टर्म आएगा that will be पहले b डाल दो, so log of it is b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस करना होगा a डाल के जो भी आएगा वो, सो log a माइनस log b, log a माइनस log b becomes log of a by b, सो दिस विल बी log of b डाल के जो भी आया वो अपॉन a डाल के जो भी आएगा वो, सो दैट विल बी माइनस a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो हाँ, ये तुम्हारा v का फाइनल फॉर्मूला बन गया. अब ये v का जो फाइनल फॉर्मूला है फॉर अ फाइनाइट रॉड, एज फार एज आई रिमेंबर पिछले काफी सारे पेपर्स में ये पूछा गया नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लर्न नहीं करेंगे. डेरिवेशन से भी अच्छा खासा कैलकुलस का प्रैक्टिस हो गया. सो या कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला. With that, we are done with all shapes I wanted to cover in the Gauss law. And yes, with this, I'm also done with everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.